अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे इन एमसीक्यूज को जस्ट रीड नहीं करेंगे हम, बल्कि हमारी यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि हर एक एमसीक्यू को डिटेल से डिस्कस किया जाए, ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग ना हो आपके जो फाइनल पेपर होने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस यूजली कंसिस्ट ऑफ। आपसे पूछा यह गया है कि कलर कोड में कितने बैंड होते हैं। देखिए, आपके पास ये तो बहुत सिंपल है कि 4 बैंड्स होते हैं। 4 बैंड्स, यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको कुछ और बातें भी यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपने जस्ट एक एमसीक्यू की हद तक इसको देखना है। लेकिन 4 बैंड्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों बैंड्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट बैंड फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड बैंड का भी कोई पार्टिकुलर पार्टिकुलर कलर होगा, तो वो भी सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड बैंड का भी कोई पार्टिकुलर कलर होगा, वो नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ बैंड आपको टॉलरेंस देता है कि हम कोई भी जब डिवाइस बनाते हैं तो उसकी वैल्यूज में जो कमी बेशी पॉसिबल हो सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टॉलरेंस ऐड करते हैं अपनी किसी भी डिवाइस के अंदर, ताकि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लिमिट किया जा सके। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे टॉलरेंस पे भी एमसीक्यू बन बन चुका है कि टॉलरेंस, अगर तो बात हो रही है सिल्वर की, तो 10% आप प्लस माइनस करेंगे। अगर गोल्ड की बात होगी तो आप 5% प्लस माइनस करेंगे। और अगर आपको फोर्थ बैंड का कोई भी कलर वहां मेंशन ना हो, तो फिर आप जो टॉलरेंस ऐड करेंगे वो वहां पे 20% होगी। डियर व्यूअर्स, इससे हट के आपको क्या देखना है। आपके पास वो जो टेबल है, जिसमें एक साइड पे कलर्स मेंशन है, दूसरी साइड पे उन कलर्स की वैल्यूज मेंशन है, तो याद रखें उस टेबल के अंदर से भी आपसे कोई ना कोई एक कलर दे के उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक कलर की क्या वैल्यू होगी, तो इसका आंसर आपको देना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रे कलर की कौन सी वैल्यू होगी, तो इसका आंसर भी आपको देना होगा। इसका मतलब या तो कलर दे के नंबर पूछा जा सकता है, नंबर दे के कलर पूछा जा सकता है, टॉलरेंस, तीनों वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन सा बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो आपने इस कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस के लिए ये बातें याद रखनी है। बनाया कैसे जाता है, आगे इस पे एक एमसीक्यू आएगा, तो ये बातें यहां तक आपने नोट करनी। नेक्स्ट, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, देन इट्स रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दो टर्म्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टिविटी। आप कहीं साइड पे अपनी बुक पे कहीं मेंशन कर लें कि जो रेजिस्टेंस होती है उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर पे भी होती है, उसकी डिपेंडेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी होती है, और रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस पे भी डिपेंड करती है। डायमेंशंस मीन लेंथ, विड्थ, एरिया, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। कौन? रेजिस्टेंस। तो मतलब रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल, और आपके पास यहाँ पे लेंथ, एरिया, इन चारों पे डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड
टेम्परेचर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। मतलब रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम रेजिस्टिविटी को कहते हैं, तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब लेंथ या एरिया के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे इट विल रिमेन सेम। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपसे डिस्कस कर रहा था, उसी में से उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर फोर्थ बैंड जो है वहां पे कोई कलर ना हो तो फिर यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो डियर व्यूअर्स, इस केस में हमारे पास जो टॉलरेंस की वैल्यू होती है वो यहाँ पे कितनी होगी। टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होगी 20%। और अगर गोल्ड होता तो 5%, सिल्वर होता तो 10%। नेक्स्ट, कलर स्ट्रिप्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। पहला कलर आपको येलो गिवन है, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट से फिर ब्लैक है, फिर ब्राउन है, और यहाँ पे आपको फोर्थ बैंड का कलर जो है वो नहीं दिया गया। इसका मतलब कि हम यहाँ टॉलरेंस लेंगे 20%। येलो के लिए आपके पास वैल्यू कितनी होती है 4, ब्लैक के लिए 0। मतलब पहला कलर आपको क्या देगा, पहला कलर यहाँ पे आपको नंबर देगा। तो येलो के लिए आपने क्या लगा दिया 4, ब्लैक के लिए आपने क्या लगा दिया 0। अब ब्राउन की बारी आती है, तो ब्राउन जो है ये क्या है आपके पास, ब्राउन आपको वैसे ये इसका इक्विवेलेंट नंबर तो 1 है, लेकिन 1 नहीं लगाना बल्कि एक 0 लगा देनी है, तो ये आ जाएगी 400 ओम। इसने यहाँ पे इसकी रेंज आपको नहीं बताई, तो लिहाजा हम 20% को अंदर ऐड है या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने रेंज नहीं पूछी, इसने विदाउट टॉलरेंस जस्ट इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपके पास इस केस में डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टिविटी है इसी को तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो या यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है जस्ट नेचर ऑफ द मटेरियल पे या टेम्परेचर पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस में एरिया भी आ जाएगा, और डायमेंशंस के अंदर क्या चीज आ जाती है यहाँ पे आपके पास लेंथ भी आ जाएगी। तो मतलब इस केस में मटेरियल तो गिवन नहीं है, इट विल डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है। अ कंक्रीट ब्रिज मेड विद कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर से अगर बना है, सेंसर्स शो दैट, सेंसर्स क्या होते हैं, ये टेम्परेचर मेजर करते हैं। फाइबर्स आर सेपरेटिंग ओवर टाइम, देन रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज। तो याद रखिएगा, अगर ये सेपरेट हो रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी। कैसे? इसके लिए आपने जस्ट एक पॉइंट याद रखना है कि इस केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के साथ उसका रिलेशन इनवर्स होता है। इनिशियली क्या होता है कि जब इनिशियली रेजिस्टेंस कम होती है तो एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होता है, कोई गैप्स वगैरह ब्रिज ब्रिज में नहीं होते। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाए, एरिया कम होता है, और एरिया के कम होने से गैप्स आते हैं। इसका मतलब अगर गैप्स बने, इट मींस कि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। ये पॉइंट आपने अपने पास नोट कर लेना है। कार्बन रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे ये तो आपको सिंपली इसकी पहली लाइन में मिल जाएगा, हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। एमसीक्यूज की हद तक करना है तो सिंपली आप इसका नाम याद रखें, अदरवाइज इसको डिटेल से भी डिस्कस किया जा सकता है कि हाई ग्रेड और सिरेमिक और इनका मीनिंग, इनके मीनिंग्स वगैरह क्या हो सकते हैं। 5 resistors each of
वैल्यू 1/5 ओम। द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी obtained बाय कंबाइनिंग देम। पहली बात तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस आपको कैसे मिलेगी। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको तब मिलेगी जब आप इन तमाम रेजिस्टेंसेस को आपस में पैरेलल वे में जोड़ देंगे। और मैक्सिमम कब मिलेगी, जब आप इन तमाम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो जब आपने यहाँ पे पैरेलल वे में कनेक्ट करना है तो डियर व्यूअर्स यहाँ पे ये सारी रेजिस्टेंसेस सेम है। याद रखें कि अगर सारी रेजिस्टेंसेस सेम हों तो फिर आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। अगर मैं सीरीज के लिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखूं तो ये हमारे पास होता है एन और फिर आर। ये किसके लिए है, सीरीज के लिए। और अगर यहाँ पे आप मुझे कहें कि यहाँ फार्मूला आपको लिखना है किसके लिए, यहाँ पैरेलल के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट ले लेंगे और r डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे n कर देंगे। तो ये 1/5 डिवाइडेड बाय n, तो n भी कितना है यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कितनी है, 5 रेजिस्टेंसेस हैं। इसका मतलब ये है कि आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5/1 कर दें, क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन में चली जाएगी वैल्यू, इसको उल्टाएंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 1/25 ही आ जाएगा। तो आप इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा 1/25। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख लें, जस्ट 1/, ना लिखें क्योंकि हमने इधर ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर, चार्ज कैरियर किस में, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में। और ये भी आपकी जस्ट बुक की जो है वो लाइन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। यहाँ पे आपने ये जो यहाँ चार्ज कैरियर वाला पॉइंट है, इसमें आपने सब में कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। तो ये सारे आपने देख लेने, किसी पे भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। यहाँ पे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे 10⁻⁻3। इसकी ये आपके पास क्या होती है वैल्यू, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। द गैसेस बिकम्स कंडक्टर, गैसेस जो है कंडक्टर कब बनती हैं, जब यहाँ प्रेशर लो होता है। इसका क्या फायदा है, देखिए हमारे पास जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होंगे। कंप्रेस्ड होने से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश तो करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, और उसके कम होने से वो गैस के उन एटम्स को आयोनाइज नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर कंडक्टिंग जो है वो शो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर प्रेशर लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को गैप्स मिलेंगे, रास्ता मिलेगा मूव करने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इट विल एक्सेलरेट, और जब ये एक्सेलरेट करेगा तो जब इसके कुलियन होंगे गैस के अदर एटम्स के साथ, ये उनको आयोनाइज करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और वहां से एक कंडक्शन का जो फिनोमिना है वो स्टार्ट हो जाएगा। थर्मोकपल्स जनरेट्स एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि आपको वर्ड यहाँ पे थर्म नजर आ रहा है, और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। इसमें हम हीट यूज करते हैं और उस हीट से आगे क्या करती है ये, उसको एनर्जी में जो है वो फर्दर इसकी जो कन्वर्जन कर रहा होता है। हमारे पास ये हीट एनर्जी यहाँ पे यूज करता है। फॉर एन ओपन सर्किट करंट एंड रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू सर्किट विल बी, देखें आपसे पूछा गया है ओपन सर्किट, हम क्लोज सर्किट को भी देखेंगे। ओपन सर्किट में क्या पूछा, याद रखें जब सर्किट ओपन होता है तो फिर करंट जीरो हो जाता है।
क्यों? करंट को गुजरने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। तो करंट पहले आ रहा है ना, तो इसका मतलब जीरो तो यहाँ पहले है। इसका मतलब कि करंट हो गया जीरो, और जहां करंट जीरो है इसका मतलब इतनी हैवी रेजिस्टेंस थी कि जिसने चार्जेस को फ्लो करने ही नहीं दिया। तो याद रखिएगा, जब सर्किट ओपन होता है तो हम करंट जीरो लेते हैं और रेजिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट ली जाती है। क्यों इनफाइनाइट? देखें, अगर थोड़ा बहुत करंट गुजर जाता, हम कहते हैं यहाँ जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है जिसने करंट को गुजर चार्जेस को फ्लो नहीं करने दिया। लेकिन अगर करंट जीरो है इसका मतलब यहां से कोई चार्ज गुजर ही नहीं सकता। गुजर नहीं सकता तो हमारे लिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। और अगर सर्किट सर्किट जो है वो क्लोज्ड हो, क्लोज्ड में आपके पास ना तो करंट जीरो होता है और ना ही रेजिस्टेंस जो है वो जीरो या इनफाइनाइट होती है। करंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू और आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कब? जब सर्किट आपका क्लोज्ड होता है, दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास सर्किट शॉर्ट हो, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के केस में अब करंट मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस इस केस में हम जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, करंट आप इनफाइनाइट भी कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम अच्छा रहेगा। तो आप आपके पे इस वो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के केस में करंट मैक्सिमम और रेजिस्टेंस जीरो, बट क्लोज सर्किट के केस में दोनों की कुछ ना कुछ क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। वो डिपेंड करता है फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका यूनिट वोल्ट होता है और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है। इसका मतलब इनकी आपस में ज्यादा गपशप के चांसेस हैं और इनकी किसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही किसी के साथ बनने वाली नहीं। द पावर आउटपुट ऑफ अ लैंप इज 6 वाट। पावर गिवन है। हाउ मच एनर्जी डज द लैंप गिव आउट इन 2 मिनट? आपसे एनर्जी पूछी है। देखें P इज इक्वल टू क्या होता है? W/T। तो आपने क्या करना है, आपने इस केस में यहाँ चूंकि W निकालना है और उसी को हम एनर्जी कह देंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? PT के इक्वल। अब पावर टाइम क्योंकि मिनट्स में है तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ये आपके पास 120 सेकंड आ जाएगा। आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो 720 जूल है, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर क्लोज सर्किट, आपको पता है ये KVL है, पोटेंशियल चेंजेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल चेंजेस होती हैं वो इक्वल टू जीरो होती हैं। विच वन इज यूज्ड, MCQ नंबर 17 है डियर स्टूडेंट्स। विच वन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? ये तो बहुत सिंपल हो गया। ना तो एमीटर इस खाते में कदम रखता है, ना ही वोल्ट मीटर, ना ही गैल्वेनोमीटर। अगर कोई CRO ये इस खाते में हमें उलझाता तो फिर तो बात थी। लेकिन अब जो है पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। If a resistor is transverses in opposite direction of current, then potential change in potential will be positive. याद रखिएगा, अगर तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप रेजिस्टर को जो है वो आप उसमें ट्रांसफर करते हैं तो फिर तो चेंज नेगेटिव होगी। अगर उसके अपोजिट जो है आप चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है? आप सिंपल लें, अगर तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रास्ते में रेजिस्टेंस आई तो आप नेगेटिव लेंगे, और अगर आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलना शुरू कर देते हैं और फिर रास्ते में जो है आपके पास रेजिस्टर आता है, अपोजिट डायरेक्शन के केस में यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, याद रखिएगा जो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर है
इसको इंक्रीज दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो लेंथ को इंक्रीज करके या फिर करंट को डिक्रीज करके। मकसद असल में करंट को डिक्रीज करना ही होता है, क्योंकि जब आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, उससे भी करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो मतलब या तो लेंथ को इंक्रीज करके या फिर करंट को डिक्रीज करके सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज किया जा सकता है। ये दोनों चीजें अब आपने याद रखनी है। केवीएल इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये हम इसको कांस्टेंट फील्ड के लिए यूज करते हैं। आपको पता है जब हम बैटरी यहाँ पे लगाते हैं तो वो फील्ड जो है वो कांस्टेंट प्रोवाइड करती है, ना कि वेरी। यहाँ पे हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रांसफर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पोटेंशियल चेंज। नेगेटिव से जब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पहले आप नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे, वहां आपका पोटेंशियल कम होगा। आपका मतलब चार्ज का पोटेंशियल वहां पे कम होगा। फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। आपने चेंज लेनी है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल वैल्यू तो ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो यहाँ पे आपके पास जो चेंज आएगा डियर व्यूअर्स वो यहाँ पे पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो फिर चेंज नेगेटिव होगा। ये चारों पॉइंट्स आपके यहाँ पे रेजिस्टर के लिए भी और सोर्स के लिए भी क्लियर हो गए। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू फाइंड द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। डियर व्यूअर्स, हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर को काफी वजूहात की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। वो जब आपने लॉन्ग पढ़ा होगा तो सारी डिटेल से अब जो है वो उसमें आप पढ़ते हैं कि वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अदर पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस इफ अ रेजिस्टर इज ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर यहाँ पे नेगेटिव होगा। एन ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, तो हम यहाँ किसका यूज करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। देखिए आपको पता है कि आपने क्वेश्चन भी पढ़ रखा है कि आप पढ़ते हैं कि वाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई। वाई, उसकी रीजन आपको पता है। अब वेरी हाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने कहा ना कि ये आइडियल है तो आइडियल के लिए आपने अब हाई नहीं लगाना, लार्ज नहीं लगाना, बल्कि क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। क्यों, बात किसकी हो रही है, आइडियल की। तो इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह समझना है। इसी तरह अगर कोई आपसे एम मीटर की, आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस पूछे तो अब आइडियल सिंपल एम मीटर की रेजिस्टेंस समान होनी चाहिए, बट आइडियल की फिर क्या आप लगाएंगे, आइडियल की जीरो होनी चाहिए, क्योंकि आप आइडियलिज्म पे जाएंगे तो आप एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। इधर आप एक्सट्रीम अपर पे चले गए, वहां आप एक्सट्रीम लोअर पे चले जाएंगे। और भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट किसी भी जो है वो कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं पैरेलल में, एम मीटर को आप सीरीज में लगाते हैं। इस तरह के आप डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे डियर व्यूअर्स और भी काफी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ बताए जा सकते हैं, लेकिन इन 25 एमसीक्यूज में यही पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है अभी भी जो है वो स्किप हुए, तो मैं नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज का एक पार्ट इस 13 चैप्टर का आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि हर एक पॉइंट क्लियरली आप तक पहुंच सके। डियर व्यूअर्स, ये थे आज के 25 एमसीक्यूज। अगर इस पार्ट में आपको किसी भी एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो है फर्दर डिस्कस करना है तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऑनलाइन अभी सेशन चल रहा है, तो आप इस नंबर पे राब्ता करके आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं अपने किसी भी कंफ्यूजन को। और
आप हमारा ये ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होने जा रही है या तो 13 चैप्टर के सेकंड पार्ट में या फिर 14 के फर्स्ट पार्ट में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 14 के फर्स्ट पार्ट में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका निगहबान।